देश काल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है या तख्ता पलट हुआ है और उसमें जिस तरह का सेना का व्यवहार रहा है, जिस तरह से विपक्षी दलों ने व्यवहार किया है, ख़ासतौर से जमायत इस्लामी का जो व्यवहार रहा है, खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जो व्यवहार रहा है और जिस तरह से वहाँ तोड़ फोड़ हुई है, ख़ास तौर पर जो मुजीबर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति को तोड़ा गया है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चली आ रही है कि आखिरकार ये अचानक कैसे हुआ, इसके पीछे कौन था, क्या कोई विदेशी शक्ति थी जिसने ये सब करवाया। राहुल गांधी ने ये प्रश्न भी उठाया है कि कहीं CIA का रोल था, कहीं ISI तो इसके पीछे नहीं थी, ये कहीं इन्होंने प्लॉट तो नहीं किया है, क्योंकि हसीना वाजिद लगातार वहाँ चुनाव जीत रही थी। किस तरह से जीत रही थी एक अलग किस्सा है, किस तरह से उन्होंने वहाँ के विपक्ष को दबा रखा था ये भी एक अलग किस्सा है। खालिदा जिया को इतने सालों से 6 सालों से जेल में बंद रखा था, ये भी किस्सा है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर सही हैं कि जो बेगम हसीना वाजिद हैं वो एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रही थी, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और उसको कहीं से कोई सही नहीं ठहरा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि जब जो आरक्षण का सवाल था, जब वो निपट गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने वो आरक्षण कोटा ख़त्म कर दिया था और सरकार ने भी अपनी तरफ से साफ कर दिया था कि वो ये कोटा नहीं लागू करने जा रही है, तब ऐसा क्या हो गया कि ये पूरा उठा पटक हो गई और अचानक जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने सामने आकर कहा, हसीना वाजिद को कहा कि आप निकल जाइए, और हसीना वाजिद कहा जाता है कि केवल 45 मिनट की तैयारी में बाहर निकल हेलीकॉप्टर के ज़रिए देश छोड़कर चली गई। तो ये ऐसा क्यों, ये इतनी जल्दी ऐसा क्या हो गया जो हसीना वाजिद समझ नहीं पाई या वो इसे रोक नहीं पाई? क्या सेना ने पाला बदल लिया था? क्या सेना को किसी विदेशी एजेंसी ने फुसला लिया था? क्या जमायत इस्लामी ने जिस तरह से आंदोलन खड़ा कर दिया था उसके पीछे विदेशी शक्ति थी? ISI का नाम लिया जा रहा है, CIA का नाम इसलिए भी लिया जा रहा है, CIA के तो अपने इंटरेस्ट हैं, उसे किसी भी तरह से उसे भारत के प्रभाव से मुक्त कराना था, क्योंकि हसीना वाजिद भारत की हमदर्द थी, भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे और लगातार वो प्रगाढ़ होते जा रहे थे और दोनों देशों के बीच जितने भी विवाद के विषय थे वो धीरे धीरे सुलझते जा रहे थे, तो रिश्ते बहुत ही अच्छे बनते जा रहे थे। इस लिहाज से ये चुभने वाला था इस्लामाबाद को, तो वो तो इस कोशिश में रहा ही होगा कि किसी तरह से बांग्लादेश में गड़बड़ की जाए और वहाँ कोई एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो दिल्ली के विरोधी हो, जो भारत की विरोधी हो। तो ISI के सक्रिय होने में कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या CIA भी सक्रिय था? CIA का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि बांग्लादेश, जिस तरह से बांग्लादेश की विदेश नीति है वो भारत और चीन के साथ एक संतुलन कायम करने की कोशिश करने वाली थी। वो चीन के साथ भी रिश्ते बना रही थी हसीना वाजिद और भारत के साथ भी, चीन से भी फ़ायदा उठा रही थी, भारत से भी फ़ायदा उठा रही थी। और कोई भी देश, ये हमेशा सारे कहा जाता है ना, सारे अंडे एक ही बैग में नहीं डालते हैं, फूटेंगे तो सब फूट जाएंगे, इसलिए अलग अलग बैगेज में रखते हैं। तो वो ये कोई भी देश की फॉरेन पॉलिसी है एक तरफा नहीं होती। तो वो चीन से भी फ़ायदे उठा रही थी, भारत से भी फ़ायदे उठा रही थी, और ये अमेरिका को खटक रहा था कि चीन बांग्लादेश में भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। चीन श्रीलंका में भी पैर जमाया हुआ है, चीन म्यांमार में भी पैर जमाया हुआ है, चीन के पैर नेपाल में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं, और बांग्लादेश में भी अगर वो मजबूती के साथ वहाँ स्थापित हो जाता है तो ये पूरी तरह से एक जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, वहाँ पर उसका असर काफ़ी बढ़ जाएगा और इनके सहारे वो इंडिया को भी कंट्रोल कर पाएगा। और इंडिया जिसे एक मोहरा बनाना चाहता अमेरिका, क्वाड का मेंबर भी है भारत, वो नहीं हो पाएगा। तो ये मुश्किल को देखते हुए क्या
CIA, ISI इन दोनों ने मिलकर बांग्लादेश में ये उथल पुथल करवाई है। ये सेना को क्या उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है? और जो नए सेना अध्यक्ष उनके बारे में कहा जाता है कि हसीना वाजिद को वार्न भी किया गया था कि इनको मत बनाइए, इनकी जो विश्वसनीयता है वो संदिग्ध है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जोखिम लिया और ये इस तरह से उसका नतीजा सामने आया। तो ये एक जो पूरी कॉन्स्पिरेसी निकल कर सामने आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो ढूंढ पाना मुश्किल है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो इस तरफ इशारा करती हैं कि ये कोई बहुत स्वाभाविक ढंग से एकदम से तख्ता पलट वाला काम नहीं हुआ है। इसको अंदर ही अंदर कहीं शह मिली है, मदद मिली है ख़ासतौर से विपक्षी दलों को, और इसीलिए ये विपक्षी दलों के हौसले इतने बुलंद हुए और कहीं ना कहीं सेना के साथ भी उनके तार जुड़ गए थे। तो सेना भी उनके साथ, केवल पुलिस थी जो हसीना वाजिद के साथ थी और जिसने सख्ती भी बरती थी पिछले रविवार को, जिसमें करीब 100 लोग मारे गए थे। तो ये जो टकराव हुआ और जो जिस तरह से फिर हमने देखा कि जब हसीना वाजिद छोड़कर गई तो किस पैमाने पर लोग उनके निवास पर घुस गए और लूटपाट मचाई, खाना पीना, उनके बेड पे सोना, उनके कपड़ों का इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह, बहुत ही वाहियात किस्म की हरकतें भी वहाँ की गई। तो ये तमाम चीज़ें, ये कोई रिवोल्यूशनरी लोग नहीं थे, ये उत्पाती लोग थे। ये रिवोल्यूशनरी तो वो थे जो शुरू में रविंद्र संगीत गा रहे थे सड़कों पर हसीना का विरोध करने के लिए, उनको माना जा सकता है क्योंकि वो समझदारी से काम कर रहे थे। ये तो दंगाई थे, ये उत्पाती थे और ये कहीं ना कहीं से इनको शह मिल रही थी, इनको बल मिल रहा था, और जिसके बूते पर उन्होंने इतना बड़ा माहौल बना दिया कि हसीना वाजिद के लिए वहाँ रहना मुश्किल हो गया और सेना ने भी ऐन वक्त पर उन्हें गच्चा दे दिया और उनसे कहा कि आप निकल जाइए क्योंकि अब हम आपको बचा नहीं पाएंगे। तो ये इसमें भारत की क्या भूमिका थी? भारत ने हसीना वाजिद को बचाने की निश्चित रूप से कोशिश की, उनको वहाँ से निकालने में मदद की, ये सब तो हुआ है, लेकिन बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो सीधा सीधा नहीं है। उसमें ज़रूर जो विदेशी शक्तियां हैं उनकी कोई ना कोई भूमिका रही है, और अगर रही है तो ये बाद में भी भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि जो नई सरकार बनेगी उसमें कट्टरपंथी जमातों का वर्चस्व होगा और वो कट्टरपंथी भारत विरोधी होंगे, और उस सूरत में वो क्या क्या मुसीबतें, दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं भारत के लिए, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।